नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एक मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए आज बैठक करेंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज के रूप में नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी भारतीय वैक्सीन जनवरी से उपलब्ध होगी। सरकार ने फिर कहा, भारतीय रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 लाख वर्ग फुट से अधिक जगह खाली मिली है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महिलाओं की उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान के निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज 4 आतंकवादी मारे गए। जम्मू के अपर पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि तलाशी के दौरान ट्रक में छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकवादी मारे गए और वाहन में आग लग गई। 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें, उसका पीछा किया। जब ये सीधरा नाके पे पहुंचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी एसएचओज को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेज को मैसेज दे दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। श्री शाह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी वैक्सीन इनकोवैक अगले वर्ष जनवरी के चौथे सप्ताह से बाजार में आ जाएगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बताया कि ये नेजल वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को बूस्टर डोज के रूप में दी जा सकेगी। ये वैक्सीन दुनिया की अपनी तरह की पहली वैक्सीन है जो नाक में डाली जाती है और बहुत ही प्रभावी है। प्राइवेट सेक्टर में ये करीब 800 रुपए की है, लेकिन गवर्नमेंट को ये 325 रुपए की मिलेगी। ये एक बूस्टर की तरह या एहतियातन डोज की तरह लेनी है और केवल उन्हीं लोगों को लेनी है जो इसके लिए एलिजिबल या योग्य है। सरकार ने औषधियों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में दवा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण अभियान शुरू किया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के साथ मिलकर चिन्हित दवा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के निर्देशन में मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप निरीक्षण किए जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 188 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 141 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में 3,468 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 220 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's special year-ender edition of Northeast Diary on the 29th of December 2022, we bring to you snippets and excerpts of stories and interviews from the region broadcast earlier this year that touched our hearts along with heartwarming and uplifting music of the region. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों से, विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के छात्रों से कहा है कि वे आत्मनिर्भर बनने के बाद उसका लाभ समाज को भी पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति में योगदान करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। राष्ट्रपति ने आज तेलंगाना में भद्राचरम में समक्का सरलम्मा जनजातीय पुजारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके बाद आसिफाबाद और महबूबाबाद जिलों में एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूलों का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसादम के नाम पर पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। तेलंगाना के प्रसिद्ध मंदिरों में लाखों तीर्थयात्रियों का आगमन होता रहता है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत तीर्थ स्थलों के विकास कार्य से जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि इन सुविधाओं से वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों की तीर्थ यात्रा में और भी अधिक सुविधा होगी। इन विकास कार्यों से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटनों का बढ़ावा भी मिलता है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलों के परिचालन का प्रबंधन निजी हाथों में नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाना संभव नहीं है क्योंकि सरकार यात्रियों को लगभग 55% की रियायत देती है, जो निजी कंपनियों के लिए संभव नहीं होगा। There is no plan to privatize railways. Railways is a very complex organization. It is serving the poorest of the poor and the middle classes. So there is no plan to have private players run the trains. Basically, we are subsidizing the rail travel for passengers by about 55%, more than half the cost. So practically everybody is getting a discount of 55%. रेल मंत्री ने कहा कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन से संबंधित परियोजनाएं प्रगति पर हैं। खंभों, डिपो, स्टेशनों और पुलों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास व्यक्त किया है कि अगले 2 से 3 वर्षों में देश की 80% आबादी 5G सेवाओं के दायरे में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड 5G सेवाएं शुरू कर देगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि हाल ही में किए गए भवनों और भूमि के निरीक्षण में 11 लाख वर्ग फुट से अधिक जगह खाली मिली है। उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती कार्यालयों में अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर अतिरिक्त जगह का पता लगाया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस अभियान के तहत निपटान किए गए कबाड़ से लगभग 22 करोड़ रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत आज केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों पर विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। इस भेंटवार्ता में श्री पुरी ने देश की तेल शोधन क्षमता बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर प्रकाश डाला है। ब्राजील में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूनिका, जो उनकी एथेनॉल प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है। तो मेरी पहली मुलाकात उनके अध्यक्ष के साथ जब साओ पाउलो में हुई थी, मुझे याद है उन्होंने कहा था अगर भारत ब्राजील का साथ दे दे, अमेरिका तो ऑलरेडी बायोफ्यूल्स में बहुत एक्टिव है, तो इंटरनेशनल बायोफ्यूल्स अलायंस बन सकती है। मैं बात कर रहा हूं 2006 की। आज मैं बड़े गर्व से आपको कह सकता हूं कि हम भारत की जो अध्यक्षता है G20 की, इसको इस्तेमाल करके इंटरनेशनल बायोफ्यूल्स अलायंस बना देंगे। ये भेंटवार्ता आज शाम 7:10 पर FM गोल्ड चैनल पर सुर्खियों में और रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुनी जा सकती है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आवासन और शहरी मामलों में मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में नगर वित्त रैंकिंग और नगर सौंदर्य प्रतियोगिता के दिशा निर्देश जारी किए हैं। नगर वित्त रैंकिंग में शहरों की वित्तीय स्थिति और उनका मूल्यांकन करके उन्हें इनाम दिया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुंबई पर कर्नाटक सरकार के दावे को बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर
कोई नया दावा या बयान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के दावे केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में लिए गए निर्णय का स्पष्ट उल्लंघन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत देश के उत्तरी भागों में अगले कुछ दिनों में शीतलहर की स्थिति में सुधार का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनामणि ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ से शीतलहर की स्थिति में सुधार की संभावना है। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर से उत्तर भारत में फिर से शीतलहर आएगी। अभी जो कलर कोडेड जो वार्निंग हम लोग इशू किया है, रेड कलर वार्निंग है। मौसम विज्ञान विभाग यही है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में वर्स्ट अफेक्टेड था। दिल्ली एयरपोर्ट भी वर्स्ट अफेक्टेड हुआ, लेकिन इसकी जो फोरकास्ट प्रेडिक्शन है धीरे धीरे इंप्रूव होगा। फिर दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज कलर वार्निंग है, लेकिन 28 नाइट ऑनवर्ड इट विल इंप्रूव है। राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से ठंड का कहर जारी है। शेखावती क्षेत्र ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि माउंट आबू में तापमान 0 से 0.5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। राज्य में पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ने से जनजीवन पर असर पड़ा है। कई जिलों में कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। आज चूरू में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सीकर के फतेहपुर में 0.8 डिग्री न्यूनतम तापमान मापा गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे में ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। अमेरिका में शीतकालीन तूफान से न्यूयॉर्क राज्य के बफलो शहर में 28 लोगों की मृत्यु से देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है। समूचे अमेरिका में तापमान में गिरावट आई है। भारी हिमपात से कई शहरों में बिजली बंद है। लोग बिना भोजन के अपने घरों में फंसे हुए हैं। खराब मौसम के कारण हजारों उड़ानें रद्द हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में लड़कियों की उच्च शिक्षा पर रोक लगाने के तालिबान के निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद महिलाओं के विश्वविद्यालय जाने से रोकने के तालिबान के निर्णय से गंभीर रूप से चिंतित है। सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की बराबर भागीदारी का आह्वान किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 जनवरी तक साइप्रस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे। साइप्रस में वे विदेश मंत्री इयोनेस कसोलाइडिस और प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अनीता डिमिट्रियो से मुलाकात करेंगे। वे साइप्रस के व्यापार और निवेश समुदाय को संबोधित करेंगे और साइप्रस स्थित भारतीय डायस्पोरा और ऑस्ट्रिया में बसे भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। श्रीलंका के साथ अगले सप्ताह शुरू हो रही घरेलू T20 और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। T20 के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या कप्तान और सूर्य कुमार यादव उपकप्तान होंगे। एक दिवसीय श्रृंखला में रोहित शर्मा भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे और हार्दिक पांड्या उपकप्तान होंगे। पहला T20 मैच मंगलवार को मुंबई में खेला जाएगा। एक दिवसीय श्रृंखला 10 जनवरी से शुरू होगी। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी करेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि सितंबर 2023 में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सत्र के दौरान सरकार समिति के सदस्यों के समक्ष इस बारे में रूपरेखा पेश करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में एक मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए आज बैठक करेंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज के रूप में नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी भारतीय वैक्सीन जनवरी से उपलब्ध होगी। सरकार ने फिर कहा, भारतीय रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 लाख वर्ग फुट से अधिक जगह खाली मिली है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महिलाओं की उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान के निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।